और मेरे पढ़ाकू बच्चों कैसे हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि एक चेन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बेटा कि एक चेन है और उसे एक थ्रेड से बांध के और इस तरह से हैंग किया गया है कि लोअर एंड जो है वो टच कर रहा है सरफेस को, और t बराबर 0 पे उसे कट कर दिया जाता है थ्रेड को, जिससे वो नीचे गिरेगा। तो हम किसी t बराबर t पे ले लेते हैं। किसी टाइम t पे मान लेते हैं कि जो चेन है वो कुछ गिर चुका होगा नीचे बेटा, ऐसे, ठीक है। और अच्छा, टोटल लेंथ l है। मान लो बेटा कि हमने कहा y लेंथ जो है वो नीचे गिर चुका होगा, तो ऊपर कितना बचा होगा, l माइनस वाई, इतना लेंथ बचा होगा, ठीक है। तो अच्छा, हम ये भी कहें कि मान लो उस मोमेंट पे हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं बेटा, इतना, जिसे हम dy बोलते हैं, और dt टाइम में यही dy पार्ट टकराता है। तो समझना, एक तो ये जो छोटा सा पार्ट है जब टकराएगा उसकी वजह से एक थ्रस्ट जनरेट होगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा टकराने की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि यहाँ पे दो तरह का फोर्स होगा। एक तो बेटा N1 लग रहा होगा जो कि पहले से पार्ट है, और इस थ्रस्ट की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा जिसे हम N2 बोल देते हैं, ठीक है। इस N1 N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो, हमने कहा कि हमें पता है जो N1 होता वो कितना होता बेटा, N1 होता मास पर यूनिट लेंथ। मान लो टोटल मास m है, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना टोटल बेटा l, ये मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा हो गया, इंटू कितना लेंथ पड़ा हुआ है y इंटू जी। तो ये टोटल m हो जाता, मतलब हम लिख लेते जो स्मॉल m मास होता वो कितना हो जाता कि टोटल मास बाई लेंथ l इंटू वाई, ठीक है बेटा। ये N1 हो गया। N2 की बात करें, N2 जो होता है ये होता v dm बाई डी टी, ठीक बेटा, लिखते हैं v। अच्छा, dm बाई डी टी क्या होता है, dm बाई डी टी की बात करें तो dm, देखो जैसे m ये है तो यहाँ से देखो डिफ्रेंशिएट कर दो इसी को, dm बाई डी टी क्या हो जाता है बताओ, m बाई l कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाता है dy बाई डी टी। अच्छा, dy बाई डी टी क्या है, v है, यानी कितना हो जाता है बेटा m बाई स्मॉल l इंटू वी, m बाई स्मॉल l इंटू वी। तो ये हो जाता m बाई स्मॉल l इंटू वी। तो यहाँ से हम लिखते, अच्छा सॉरी, कैपिटल M होता, कैपिटल M, ठीक है। तो ये आ जाता है, देखो बेटा, कैपिटल M बाई स्मॉल l इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, एक तरह समझना कि लिखा है कि comes to assume the following part immediately comes to rest after collision with table and do not form heap। do not form heap का मतलब ये हो गया कि एक तरह से फ्री फॉल कर रहा होगा। फ्री फॉल के केस में अगर कोई चीज़ x मतलब y हाइट नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, √2g(y), √2gh होता है ना, वैसे ही √2g(y). तो ये कितना पार्ट नीचे गिरा y, तो यहाँ पे जो v होता दैट शुड बी इक्वल टू √2g(y). ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा बताओ, m बाई एल इंटू √2g(y) का स्क्वायर, कितना 2g(y). देखो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखते N2 जो होता वो कितना आ जाता बेटा कि 2mg(y) बाई एल, ठीक है। इसलिए आपसे कह रहा है कि इसलिए फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल
इससे अगर एफ बोल दें तो एफ हो जाता है बेटा n1 प्लस n2। n1 हो जाता ऊपर से mg y बाई एल, और ये हो जाता 2mg y बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे f हो जाता बेटा 3mg y बाई एल। ठीक है, ये आ जाता 3mg y बाई एल। तो देखो आपसे यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ बता दो, कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही है तो देखो हमें y के टर्म में नहीं, हमें फोर्स और टाइम का फंक्शन बोल रहा है। तो हमें ये पता ना कोई चीज़ अगर गिरती है तो जैसे होता ना कि x मतलब h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, वैसे वहाँ पे y कितना हो जाता हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दो बेटा, तो कितना जाए बताओ, ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट f बराबर कितना हो जाता 3mgl, और ये आ जाता हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से f कितना आ जाता बेटा, f आ जाता 3/2 mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एल, ये आ जाता f। अब देखो ध्यान से, ये कैसा होता, ये क्या है, t के साथ बढ़ता जाता, ये हो जाता अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और जब t की वैल्यू मतलब जब पूरा का पूरा गिर जाता उसके बाद फोर्स क्या हो जाता mg के बराबर। ध्यान देना, अच्छा ध्यान देना, जिस टाइम पे, अब यहाँ से देख लो, जैसे ही y की वैल्यू l होगी, फिर से बोल रहा हूँ, मतलब मैं लिख देता हूँ, when y इज इक्वल टू एल, तो इस वाले से देखो y की वैल्यू l पुट करो तो उस केस में y f कितना हो जाता 3mg। लेकिन जैसे वो जब यानी लास्ट वाला पार्ट जैसे टकरा रहा हो, उस मोमेंट पे जो टोटल फोर्स होगा वो 3mg होगा। ठीक है, लेकिन गिरने के बाद तुरंत ही पूरा मास mg नीचे आ चुका होगा, उस थ्रस्ट की वजह से वो 3mg यानी 2mg थ्रस्ट की वजह से लगेगा, और बाकी mg जो नीचे पड़ा होगा। ये टकराने के बाद वो टोटल कितना फिर से हो जाएगा mg लग रहा होगा। यानी जो ग्राफ अगर इस केस में हम बनाते तो ग्राफ ऐसा आता बेटा, देखो अपवर्ड पैराबोला होता, बनाता हूँ ग्राफ, ठीक है, ये f लेते बेटा और इधर टाइम लेते, तो अपवर्ड पैराबोला होता। कैसा था, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ऐसे। लेकिन ये कहाँ तक जाता, ये 3mg तक जाता, और जैसे ही वो पूरा गिर जाता उस समय वो तुरंत क्या हो जाता mg हो जाता, और ये आगे ऐसे जाता टाइम बढ़ने के साथ। यानी कि अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा, ये है mg। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है बेटा सी, आंसर हो जाता आपका सी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपसे कि एक पेंडुलम ए है, दूसरा पेंडुलम बी है। ठीक है, पेंडुलम ए जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, पेंडुलम बी जो है वो बीटा एंगल बना रहा है, और ये है कि जो बीटा है वो ग्रेटर देन अल्फा है। ठीक है, डायग्राम में क्लियर आपको। तो आप सोचिए इसमें क्या रहा है कि कोलिजन इलास्टिक है, तो इसे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे देखो हमने कहा पहली बार यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा, ठीक है, टकराएंगे, टकराते ही क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो फिर ये कहाँ, अब यानी बी वाला ए की तरह जाएगा, यानी कितना जाएगा ऊपर अल्फा एंगल तक, ठीक है, और फिर वापस आएगा, और ये कितना जाएगा बीटा एंगल तक और वापस आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर टकराएगा, फिर से अब बी जो है वो बी वाले यानी बीटा एंगल तक, फिर से वापस बीटा तक जाएगा और फिर वापस आएगा। तो आपसे पूछ रहा है ये आएगा, टकराएगा, फिर वापस जाएगा, और फिर टकरा के फिर वापस आएगा, यानी कि वापस बी उसी पोजीशन में कब पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आप सोचिए ध्यान से, मैं कह रहा हूँ पहले आएगा, ठीक है, ये t/4 टाइम लगेगा बेटा, सिंपल पेंडुलम है, टाइम t/4 ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद फिर वापस जाएगा, लेकिन ध्यान देना इस बार क्या होगा अल्फा एंगल तक ही,
आएगा बीटा एंगल, ध्यान देना ये बीटा एंगल आया, जाएगा सिर्फ अल्फा एंगल तक, ठीक है। कितना टाइम बीता, t/4, वापस फिर आएगा, कितना टाइम बीता, t/4, अल्फा एंगल ही आएगा। और फिर इस बार टकराने के बाद क्या होगा, फिर से वापस जाएगा, तो इस बार बीटा एंगल तक जाएगा और टाइम फिर से t/4 होगा, तो t/4 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 t/4। तो इसलिए जो पूछ रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी रीचेज इट्स इनिशियल पोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए टाइम रिक्वायर्ड टाइम जो इसमें पूछ रहा है वो स्मॉल t बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। और कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, 2π√L/g। ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। 2 मिनट, यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो बेटा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक मतलब रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। और आपसे कह रहा है, देखो आपको मतलब यानी कि फर्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हेन फर्स्ट रेजोनेंस अकर्स द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द कॉलम इज, कितना होगा। पहले समझना बेटा कि हमने कहा कि अगर मान लो ऐसे करके ये हाफ लूप बन रहा होगा, ये पानी होगा फिर, ठीक है। हमें रीडिंग देखनी है, तो मैं बता दूं ये टोटल लेंथ जो होता है वो होता है λ/4, ठीक बेटा। आपको दिया है कि जो टेम्परेचर दिया है उस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है, स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है 336 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 512 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसलिए v बराबर f लैम्डा से, लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा आ जाएगा v/f, v/f। तो यहाँ से हम कह सकते थे कि लैम्डा जो है वो आ जाता v यानी कि 336 डिवाइडेड f कितना 512, ठीक है। ये आ जाता मीटर में बेटा, ठीक है। तो हम चाहते तो सेंटीमीटर में दे रहा है तो हम इंटू 100 करके सेंटीमीटर में कर लेते, ठीक है। इसे हम इतना ही, या वो हम सोचे, ठीक है, इसे हम डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। इतना आ रहा है लैम्डा, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल ये जो लेंथ होती है बेटा वो λ/4 होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो लेंथ है ये एंड करेक्शन होता है, ठीक है। तो एंड करेक्शन ई कितना होता है, एंड करेक्शन जो होता है वो 0.6 इंटू रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप होता है, या 0.3 इंटू डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप होता है। यहाँ पे आपको डायमीटर दे दिया 4 सेंटीमीटर, चलो तो यानी कि कितना हो जाएगा वैल्यू, 0.3 इंटू डायमीटर दिया 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया ये 1.2 सेंटीमीटर ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो वैल्यू दे रहा है आपको, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये लैम्डा यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 336 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 512, ये आ रहा है बेटा 65.625, ये आ रहा है 65.625, ये आ गया लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए आपको ये रीडिंग चाहिए, ये इसे हम y1 बोल देते हैं। तो जो y1 होता है वो कितना होता है बेटा, y1 होता
लैम्डा बाई 4 माइनस ई। अच्छा, लैम्डा बाई 4 कितना होता है बेटा? 65.625 65.625 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू आती 16.4 आ रही है। कितनी आती है? 16.4 माइनस ये कितना आ रहा है? 1.2। तो सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यहाँ से y1 कितना आ जाएगा? y1 आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आंसर आपका आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक चीज़ बता दो, इसमें जो दिया है ना इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आसान क्वेश्चन है, सिंपल से। बस आप ये देखिए कि किसी टाइम पे जो वेव पल्स है, मान लीजिए हमने कहा कि ये ऐसे रस्सी है और इस पे हमने ये वेव पल्स बना दिया। ठीक बेटा, ये टोटल लेंथ ए है, ये लेंथ ए है। हमें पता है कि इतने में जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी इतने में होगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट लेते हैं, ये। ठीक है, ये dx का एलिमेंट है। अब इसके पास मान लो वेलोसिटी, मैंने कहा कि बेटा वेलोसिटी, ये आप आगे जान के देख लेंगे कि अगर प्लस एक्स में जा रहा है और स्लोप पॉजिटिव है तो ये इसकी वेलोसिटी निगेटिव एक्स में होगी, वीपी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और सुनना बेटा, देखो ध्यान से, हमें दिया है कि जो फंक्शन है इसका y बराबर mx होगा। फंक्शन क्या है? y बराबर mx। तो यहाँ बताओ dy बाई dt क्या हो जाएगा बेटा? m इंटू dx बाई dt। ठीक है, तो अच्छा, dy बाई dt को वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और मास m, मतलब m यहाँ पे स्लोप है, सॉरी मास नहीं है। और dx बाई dt क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए मैं बता दूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो होता है रूट t बाई म्यू। म्यू क्या होता है? मास पॉइंट लेंथ, और t क्या होता है? टेंशन होता है। वेलोसिटी पार्टिकल आ गया बेटा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँ कि जो छोटा सा पार्ट है इसकी काइनेटिक एनर्जी dk कितनी हो जाती? वो हो जाती हाफ m उसका मास कितना? dm कह दो, हाफ m इंटू वी पी स्क्वायर। ठीक है, चलो रखो बेटा, हाफ dm क्या हो जाता? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। और वी पी कितना? ऊपर से कितना? m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखो कितना? t बाई म्यू, रूट है उसका स्क्वायर हुआ तो यही आ जाएगा, तो म्यू म्यू यहाँ से कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते थे कि डी के कितना आ गया? हाफ m स्क्वायर t इंटू डी एक्स, ये आ गया बेटा। इसी को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के लिए जितनी एनर्जी होगी उतनी यहाँ से यहाँ के लिए होगी। तो आप 0 से a/2 कर दो, 0 से a/2 कर दो, और इनटू जो टोटल आ रहा है इंटू 2 कर दो इसे। तो यहाँ से देखो k कितना आ जाता? k आ जाता हाफ m स्क्वायर इंटू टी, और डी एक्स का इंटीग्रेशन a/2 आता, लेकिन इंटू 2 करना है, यानी कि एक्चुअल में a आ जाता। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाती, टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी आ जाती? हाफ m स्क्वायर t इंटू ए, ये आ जाती एनर्जी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये क्या है? आंसर ए है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे कह रहा है कि एक पेंडुलम है। ठीक है, तो
तो समझिएगा बेटा, हमने कहा ये पेंडुलम है, ठीक है। अगर ये पेंडुलम ऐसे हैंग कर रहा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, एल लेंथ का, और इस पे, इस वाले पे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो एक तो एम जी नीचे लग रहा होगा बेटा, ये रेस्ट पे था। बाद में आपसे कह रहा है कि एक एम जी है हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लगाया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब उस पॉइंट तक इस पे स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा मान लो वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये उस समय नीचे की तरफ एम जी है, इधर की तरफ भी एम जी है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि अगर ये थीटा लें तो ये भी बेटा थीटा होगा, और इक्विलिब्रियम में तो पक्की बात है थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एकदम सीध में होगा। तो थीटा कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। देखिए आपके मतलब माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर मतलब स्पीड सॉरी टेंशन मैक्सिमम कहाँ होगा। तो समझना, अगर हम रुकने की बात करें तो एक्सट्रीम मतलब कहाँ जाके रुकेगा, वो एक्सट्रीम यहाँ तक आके जाके रुकेगा, क्योंकि ये एम जी लगता रहेगा इस वाले पॉइंट पे। अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो इस थीटा का डबल यानी 90 डिग्री, यानी यहाँ पे जाके रुकेगा। लेकिन टेंशन मैक्सिमम की बात करें तो टेंशन मैक्सिमम इसी पोजीशन पे होगा। मान लो मैंने कहा इधर की तरफ टेंशन टी लग रहा है बेटा, ठीक है, और इस ये थीटा 45 है तो इस एम जी को तोड़ते इधर की तरफ कितना आता एम जी बाई रूट टू, इस वाले को भी तोड़ते तो ये भी कितना आता एम जी बाई रूट टू। अब ध्यान देना, दोनों फोर्सेस को हमने तोड़ लिया, लेकिन उस मोमेंट पे इसके पास स्पीड भी होगी, क्योंकि स्पीड में मतलब मिल जाएगी। वो स्पीड मान लो बेटा v होगी, तो पहले तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन से वो स्पीड निकालनी पड़ेगी। अच्छी 45 डिग्री है तो ये लेंथ कितना हो जाता एल बाई रूट टू, और ये लेंथ भी कितना हो जाता एल बाई रूट टू। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, इसको डाटा मान लें, डाटा मतलब पोटेंशियल जी जीरो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल जी जीरो ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाई एम जी कितना हो जाता है जो हॉरिजॉन्टल वाला लग रहा है। ध्यान देना, मैं को हॉरिजॉन्टल में फोर्स प्लस एक्स में एम जी लग रहा है, और प्लस एक्स में चला कितना एल बाई रूट टू, तो एम जी इंटू एल बाई रूट टू, ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो गया बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, हम क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं तो एम जी की वजह से वर्क डन नहीं लेंगे। तो कितना ऊपर गया, देखो ये एल बाई रूट टू है, टोटल एल था, तो ये कितना आ जाता है, ये लेंथ आ जाता है एल माइनस एल बाई रूट टू। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हो जाएगा एम जी एल वन माइनस वन बाई रूट टू, ये आ जाएगा। अब प्लस बाकी एनर्जी कहाँ होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखते तो ध्यान दो, हम इसे अलग से लिख देते हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे लिखते इसको, ठीक है, और इसको इधर ले जाते तो देखो एम जी एल कॉमन आ जाता, ये वन बाई रूट टू, ये माइनस उधर जाता तो प्लस हो जाता, और ये उधर जाता तो माइनस हो जाता। देखो वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू कितना हो जाता है टू, मतलब रूट टू, तो एम जी एल रूट टू माइनस वन, ये आ जाता है बेटा, ये आ जाता हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करते ना, एल नीचे लेते आते और टू को उधर ले जाते, तो देखो एम वी स्क्वायर बाई एल कितना जाता, क्या जाता एम जी, और टू को अंदर लेते जाओ तो कितना रूट टू माइनस टू, ये आ जाता। अब इस वाले पॉइंट पे लिखो, क्या लिखते हैं, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड सेंटर, वो कितना होता, देखो टी माइनस एम जी बाई रूट टू प्लस एम जी बाई रूट टू, यानी कि रूट टू एम जी। तो टी माइनस दिस फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर की जगह यहाँ पे एल है, और एम वी स्क्वायर बाई एल की जगह ये रख दो एम जी टू रूट टू माइनस टू। अब ये देखो रूट टू एम जी इधर जाता है और ये टू रूट टू एम जी ऑलरेडी है, तो टी बराबर कितना हो जाता टू रूट मतलब रूट टू ये, और ये टू रूट टू ये कितना थ्री रूट टू एम जी, मतलब माइनस टू इंटू एम जी, ये आ जाता है बेटा, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी दिया है, ये वैल्यू दिया है
mg इंटू x√2 - 2। तो इसलिए अगर कंपैरिजन करें तो इसलिए दोनों कंपैरिजन करो तो x कितना आ गया 3, x आ जाएगा बेटा 3। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दे रहा है कि एक मास m है, एक स्प्रिंग है, सॉरी दूसरा मास m, ये मास m और ये मास m। तो याद रखना, अच्छा ये क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूं इसमें याद रखना कि इसमें जो रिड्यूस्ड मास होगा रिड्यूस्ड मास वो होता है m1 m2 पाई m1 प्लस m2। देखो दोनों का मास m है तो m इंटू m/2m, यानी रिड्यूस्ड मास कितना हो गया बेटा m/2, ठीक है। ये हो गया। तो इस केस में जो इसका टाइम पीरियड t आता है, या मतलब टाइम पीरियड t आता है, वो कितना आ जाता है बेटा, यह आ जाता है 2π√m, m की जगह रिड्यूस्ड मास m/2, m/k होता है तो m रिड्यूस्ड मास हो गया, ठीक है। अच्छा ये कितना होता है, ये होता है 2π/ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ जाएगा √2k/m, ये आ गया। अब याद ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लिखा है कि जो its initial stretched length is L and natural length of spring is L नॉट, इसलिए एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड को A से रिप्रेजेंट करते तो A कितना होता है बेटा L-L0, ये हो जाता। और t बराबर 0 पे कह रहा कि इनिशियल स्ट्रेच लेंथ L है, इनिशियल स्ट्रेच लेंथ L है, तो इसका मतलब ये होगा कि t बराबर 0 पे वो मैक्सिमम एक्सटेंशन में है बेटा। अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन में है तो पक्की बात है, आप याद रखिएगा एसएचएम पढ़े होंगे, तो अगर t बराबर 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो फंक्शन जो होता है वो कॉस का हो जाता है, यानी कह सकते थे कि उस केस में जो x बनेगा वो आएगा a cos ओमेगा t, ठीक है। वैल्यू रखो तो x कितना आ जाएगा, a की वैल्यू रखो L-L0 और cos ओमेगा की वैल्यू बेटा √2k/m इंटू टी, ये हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते थे, इसलिए अच्छा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मासेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए डिस्टेंस between the masses at t बराबर t, वो कितना हो जाता। इसको अगर हम डिस्टेंस को बेटा l मान मतलब या मान लो उस समय स्मॉल l लेते तो स्मॉल l कितना होता, नेचुरल लेंथ प्लस x आ जाता, और x की वैल्यू ये है तो ये पुट करो बेटा, कितना आ जाता है यहाँ पे l बराबर ये आ जाता L0 प्लस L-L0 cos 2k/m इंटू टी, ये हो जाता है बेटा आपका आंसर। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर शायद गलत दिया हुआ है,
फिर देखो ध्यान से आप सोचो अगर कि ये फंक्शन है t बराबर 0 हम पुट करते हैं तो t बराबर 0 पे उस समय t cos 0 करो यानी 1 हो गया, ये 1 हो गया तो l माइनस एल नॉट कट जाएगा तो l, यानी उस समय नेक्स्ट जो टोटल मतलब उस समय जो मास के बीच का डिस्टेंस होगा मासेस के बीच का वो l आ जाएगा और दिया भी है t बराबर 0 पर l होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर सही दे रहा है। और अगर हम गिवन आंसर देखते तो गिवन आंसर शायद डी वाला दे रहा है जिसमें साइन का फंक्शन होता है, तो टी बराबर 0 पे साइन वाली चीज़ 0 हो जाती तो टी बराबर 0 पे वो नेचुरल लेंथ ले लेता, जबकि ऐसा नहीं गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बेटा तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट डिफॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड, मतलब डिफॉर्मेशन जो होना था हो चुका है, यानी बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट पे इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा, यानी जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे का नेट कितना हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कह रहा है ए पार्ट में द रिजल्टेंट ऑफ द पुशिंग फोर्स एफ वेट ऑफ द टॉय एंड नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द टॉय एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, इतने ही फोर्स लग ही रहेंगे बेटा बॉडी पे। इसलिए इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बेटा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पहले बता दूं कि आप देखना ध्यान से, स्मॉल m और कैपिटल M एक साथ जा रहा है। ठीक है, हम बना देते हैं ये स्मॉल m, ये कैपिटल है। ठीक है बेटा, f ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, m प्लस कैपिटल M जी साइन थीटा। मान लो ये ऊपर जा रहा होगा स्मॉल a से, एक्सेलरेशन इसका, तो ये होता a कितना आता है, स्मॉल a आता है नेट फोर्स कितना, कैपिटल F माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी साइन थीटा बाई टोटल मास। टोटल मास कितना बेटा, m प्लस कैपिटल M। वैसे तो फिक्स है इसलिए ये एक्सेशन हो गया। अब सिर्फ स्मॉल m के बारे में सोचो, स्मॉल m को अगर हम सोचें तो स्मॉल m जो है स्मॉल m वाला ब्लॉक वो इधर की तरफ इस a का ध्यान देना, ये थीटा एंगल है। ठीक है, इस a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, a cos थीटा, जो कि a कितना है, इतना है। तो इसको हॉरिजॉन्टल में फोर्स कौन देता है बेटा, फ्रिक्शन ही देता। तो आपसे पूछ भी यही रहा है कि इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी देन फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इस एक तरह से कह लो कि कैपिटल स्मॉल m पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो इस स्मॉल f की वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी स्मॉल m इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, जहाँ पे a की वैल्यू ये पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इसलिए स्मॉल f कितना हो गया, आप ये वैल्यू लिखो कैपिटल F माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, इंटू m कॉस थीटा। ये क्या हो गया बेटा, आंसर, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि एक ट्राइनरी स्टार सिस्टम है, तो हम ऐसा ले लेते हैं कि पहले चीज मान लो बेटा एक सर्किल, ये ठीक है, और इस पे 3 मासेस, ऐसे 3 स्टार्स हैं, मतलब ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये अभी आप देखो ध्यान देना बेटा, आपसे कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले रहा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उसे आर मान लो। कितना माना हमने, आर। तो 2 स्टार्स के बीच के डिस्टेंस कितना कर रहा है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम ये ले लेते हैं 2r, यानी ये 2r हो जाएगा और ये 2r हो जाएगा। तो जो सेंटर होगा, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर, सेंट्रॉयड
और वर्टेक्स के बीच की दूरी जो x होती है वो होती है a/√3। यहाँ पे a कितना है 2r, कितना हो जाएगा ये 2r/√3। ये हो गया बेटा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना, इसमें दे रहा है कि जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन है अराउंड सन वो 1 ईयर ले रहा है। हम इसे t मान लेते हैं बेटा। तो समझना, हम अगर अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ के लिए हम क्या लिख सकते थे? अर्थ के लिए हम लिख सकते थे ना कि जो अर्थ और सन के बीच में फोर्स लगता है वो कितना लगता, g इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस r माने थे हम, तो r², Gm1 m2/r²। ये फोर्स लगता बराबर कितना होता m ओमेगा² r। m मतलब मास ऑफ अर्थ, ओमेगा², ओमेगा कितना होता 2π/t, t टाइम पीरियड ले रहे हैं बेटा तो उसका स्क्वायर करो तो 4π²/t², ठीक है, इंटू r। ठीक है, तो यहाँ से देखो mm कट जाता है बेटा, स्मॉल है, तो यहाँ से मैं कहूँ t² कितना आ जाता है, t² इधर ले आओ तो कितना आ जाता है बेटा, देखो 4π² इंटू r³ g इंटू ms, ये t² की वैल्यू हो गई। ठीक है, मतलब जो टाइम पीरियड t माने हैं, जो यहाँ पे उसी को वो कह रहा है 1 ईयर मान रहा है। ठीक है, अब देखो आपसे कह रहा है कि अब मैं इसकी बात करूँ, इस केस में सिंपल देखो बेटा, हमने कहा इधर अगर फोर्स F लग रहा होगा और इधर फोर्स F लग रहा होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होता है √3F। ठीक है, इसलिए इस ट्राइनरी सिस्टम के लिए जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है √3F, और ये 3F किसके बराबर होता है m ओमेगा² r, m ओमेगा² और r कितना होता है बेटा x। चलो लिखो √3 कैपिटल F कितना होता, अच्छा कैपिटल F होता है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, मान लो वो मास हम मान लेते हैं बेटा m1, वही m1 फाइंड आउट करना है m1। ठीक है, तो कितना था g इंटू m1 m2 यानी m1² बाई बीच की डिस्टेंस कितना 2r का स्क्वायर यानी 4r², ये फोर्स हो गया बराबर m1 इंटू ओमेगा कितना होता है 2π/t। यहाँ पे टाइम की 3 ईयर दे रहा है, यानी कि जो हम t 1 ईयर को t माने तो 3 ईयर मतलब कितना होगा 3t का स्क्वायर m ओमेगा² r कितना x है, x की वैल्यू 2r/√3। अब ध्यान देना बेटा, √3 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाता होता हूँ 3g। अच्छा एक m1 कट जाते बेटा, Gm1/4r² बराबर कितना हो जाता है बेटा, ये 4π² इंटू 2r, ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, ये आ जाता। अब यहाँ पे आप क्या करिए बस बेटा, इस देखो हम क्या करते हैं ना, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आप क्या करो कि हमें t² की वैल्यू पुट करनी है। चलो t² की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ ये कितना होता 9 को इधर लेते जाओ बेटा, कितना हो जाता 27। ठीक है, g 27g बाई ये 4 16। ठीक है, m1 बाई, अच्छा ध्यान दो ये क्या हो जाता है बेटा, अच्छा ये 2 है तो 16 इंटू 2 भी आ जाता है बेटा 2। ठीक है, और बस ये आ जाता π² भी इधर लिखते चलो, और ठीक है ठीक है Gm1। ठीक, अब इधर बचता बेटा 1/t²। देखो 1/t², t² की वैल्यू ये है तो 1/t² की वैल्यू कितनी हो जाती Gms/4π²r³। अच्छा हाँ सॉरी, r² पहले से है और ये r तो r³ भी था। ठीक है, तो देखो r³ यहाँ से कट जाता, अच्छा यहाँ पे π² भी कट जाता, 4 यहाँ से काटते तो 4 बचता, g भी यहाँ से काट देते, देखो
4 × 4 × 2 8, 8/27। तो यहाँ से अगर हम सोचते हैं ये वैल्यू कितनी आ जा रही है बेटा, यहाँ से वैल्यू आ जा रही है m1 आ जा रहा है 8/27 ms। ठीक है, इसलिए जो आपसे पूछ रहा है टोटल मास ऑफ दिस मल्टीपल स्टार सिस्टम, इसलिए टोटल मास कितना हो जाता है बेटा 3m1, यानी कितना हो जाता है 3 टाइम्स कर दो तो इसे 8/9 ms, ये आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर, वो तो आंसर बोले थे, मतलब m1 की वैल्यू आई थी, ये फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे इसलिए आंसर कितना हो जाता है बेटा, आंसर आ जाता डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि एक प्लेनेट है, ठीक है, जो कि डी डिस्टेंस से सन से है। तो एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, जितना पावर सन रेडिएट कर रहा है उसकी वजह से जितनी एनर्जी ये रिसीव कर रहा है, और जितनी ही मतलब पर सेकेंड या कहते जितना पावर प्लैनेट रिसीव कर रहा होगा उतना ही प्लैनेट रेडिएट भी कर रहा होगा इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते थे पावर रिसीव्ड, ये कितना रिसीव करता है बेटा, जितना सन रेडिएट करता, हम मानते P पावर रेडिएट कर रहा है, तो पावर P रेडिएट करता, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4πd², ये इंटेंसिटी हो जाती है बेटा, इनटू कितना रिसीव, मतलब इस इनटू एरिया, सरफेस एरिया। अब मान लो बहुत दूर है तो पाई कैपिटल R² जो है वो सन को दिखाई देता है एरिया, यानी मतलब सर्कल दिखता है ना, तो और R क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है, तो इतना पावर रिसीव करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसलिए, अच्छा, पावर रेडिएटेड बाय द प्लैनेट, ये कितना होता है बेटा, अगर हम मानते हैं उसका टेम्परेचर T है और यहाँ पे एमिसिविटी को 1 ले लेते हैं, तो होता है ना कि सिग्मा E(a)T⁴, तो सिग्मा E(a), एरिया कितना बेटा 4πr², E की वैल्यू 1 ले रहे हैं, T क्या हो जाता टेम्परेचर (4). अब इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों को बराबर होना पड़ता, तभी ना उसका टेम्परेचर फिक्स हो पाता, जितना रेडिएट किया उतना ही रिसीव किया हुआ। ठीक है, इसलिए इन थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, दोनों को बराबर कर दो बेटा, क्या आ जाता है बताओ, सिग्मा 4πr² बराबर P πr² इंटू 4πd²। ठीक है, देखो R² तो कट गया, पाई भी काट दो, चलो, तो यहाँ से देखो T⁴ क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे P भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और सिग्मा भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो T⁴ क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D²। यहाँ पे कह सकते थे कि T⁴ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया T⁻², मतलब 1/4 पावर करते हैं तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा, D⁻², दैट इज T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया
डी रेस्ट पावर माइनस हाफ, ये आ जाएगा। इसलिए एन कितना आ गया बेटा, एन आ जाएगा हाफ। तो ये आपका आंसर हो गया, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया बेटा सी। बेटा क्वेश्चन 11 देखते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। चलो मैं इस पुली का एक्सेशन इधर की तरफ मानता हूँ, मान लो A1, कितना मानता हूँ बेटा, A1। तो ये याद रखना सिंगल रस्सी है, ये सिंगल रस्सी है। ठीक है, तो इसका तरीका सिंपल ये होता है ना, एकदम आसान तरीका, सिंपल एक्सेलरेशन इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड विद दैट बॉडी। तो क्या हो जाता है, देखो ए से कितनी रस्सी कनेक्टेड है, एक, तो 12 इंटू 1 बराबर, इस पुली से कितनी रस्सी कनेक्टेड है, ये वाली जिस रस्सी को कंसीडर कर रहे हैं, 2 रस्सी कनेक्टेड है। तो कितना हो जाता है बेटा, A1 इंटू 2, फिर से बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन इंटू नंबर ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ से A1 कितना आ जाता है बेटा, 6 आ जाता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब A1 मिल चुका है, अब इसका एक्सेशन मान लो बेटा A ऊपर की तरफ होगा, हमसे B का ही पूछ रहा है। तो अब देखो, अब हम इस रस्सी को कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान देना इस वाली रस्सी को, क्योंकि ये रस्सी अलग थी, एक रस्सी के लिए ही ये चीज़ वैलिड होती है। अब इस रस्सी के लिए हम क्या लिखते हैं, इस रस्सी के लिए लिखते हैं ना कि एक्सेलरेशन, अच्छा, इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या होता दूसरी वाली रस्सी के लिए, A1 इंटू A1 से ये वाली रस्सी कितनी जगह कनेक्टेड है, सिर्फ एक रस्सी कनेक्टेड है, तो इंटू 1 बराबर A इंटू ये वाली रस्सी इस वाले ब्लॉक से कितनी रस्सी कनेक्टेड है, देखो भले वो पुलिस साथ में माना जाएगा, तो 1 2 3 तीन जगह कनेक्टेड है, तो इंटू 3। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाता, यहाँ हो जाता है A1 की वैल्यू 6i इंटू 3a, तो A कितना हो जाता है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाता है आपका आंसर। तो आंसर कितना आ जाता, आंसर आ जाता है बेटा B। इसके लिए हो सकता है मैं आगे फिर वीडियो डाल दूंगा, इजी तरीका कैसे आएगा, मतलब न्यूटन्स लॉ में कांस्टेंट रिलेशन में, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो आपको दिया है कि मैक्सिमम हाइट कैपिटल H है, स्मॉल h पे एक पॉइंट P है, उस पर टकराता है, बॉल प्रोजेक्ट की जाती है। ठीक है, पहले हम इसे तोड़ते हैं। अच्छा, अगर इसे हम तोड़ें तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, u cos थीटा। तो ये तो ऑलवेज इतनी ही रहती, वर्टिकल से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे भी स्पीड हॉरिजॉन्टल कितनी होती है बेटा, u cos थीटा। अच्छा, अब ध्यान देना, मैं कहूँ ये हाइट, इतनी हाइट कितनी होगी बेटा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो वर्टिकल स्पीड यानी इस वाले पॉइंट पे जो वर्टिकल स्पीड होती वो टकराने की कितनी होती है, √2gh, √2gh। h कितना होता है, कितना उतना हाइट जितना वो फॉल किया, कितना हाइट फॉल किया, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, ये इतनी स्पीड होती है। तो आपसे पूछ क्या रहा है बेटा कि द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विथ हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट P एट द मोमेंट ऑफ स्ट्राइकिंग। अब ये उस समय स्ट्राइक अगर कर रहा है, हम क्या ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं बेटा, और ये एंगल थीटा है, तो इस केस में अगर हम tan थीटा देखते, tan थीटा कितना हो जाता, वर्टिकल वाले कितना, √2gh, √2g, और h कितना बेटा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी, u cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया बेटा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2g h माइनस स्मॉल h बाई u cos थीटा। ठीक है, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा,
आंसर आ जाएगा बेटा डी। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ ना कि कई के आंसर्स गलत दिए हुए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो मैं करा रहा हूँ वही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा, ठीक है। तो 13 में देखिए आपको एक ब्लॉक है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, m मास है कि उसे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। दूसरा ब्लॉक है 3 वेलोसिटी से है, 3v वेलोसिटी से 2m मास है। अब जब ये ब्लॉक आगे आएगा तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ठीक है, और फिर कंप्रेस करने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी स्पीड घटनी स्टार्ट होगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर एक तरह से एसिस्टम टाइप की चीज़ होती है। लेकिन आपसे इसमें क्या रहना है बेटा कि फाइनली पूछा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग m, यानी इस m विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन लॉन्ग टाइम विल बी। यानी अगर हम इस काफ़ी देर बाद इसको फाइनली हम v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, यानी इसका मतलब उस मोमेंट पे ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और स्प्रिंग जो होगा बेटा वो फाइनली नेचुरल लेंथ में आ चुका होगा। क्योंकि अगर नेचुरल लेंथ में नहीं होगा तो वो फोर्स लगा रहा होगा, तो उस समय तक फोर्स लग रहा होगा, यानी वर्क डन हो रहा होगा। लेकिन हमें फाइनल वर्क डन पूछना है, पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी होगी और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा। तो आप कह सकते थे कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, आप ऐसे कह सकते थे बेटा, सिंपल समझना कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखना हम क्यों पोटेंशियल नहीं लिखे, क्योंकि इनिशियली भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और बहुत काफ़ी टाइम बाद भी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जीरो हो जाना, इसलिए उसे हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है बेटा, इसका हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस उसका हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, 3v है, प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा फाइनल। उस समय इसकी भी v हो गई प्लस इसकी भी v हो जाएगी। तो बेटा देखो ये तो यही सीधे कट गया, यानी यहाँ से आप कह सकते थे कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जो आएगा वो आएगा, ये वैल्यू कितनी आ गई mv स्क्वायर माइनस ये कितनी आएगी 9mv स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा -8 mv स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। तो आंसर आपका आ जाएगा बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ग्राफ गिवन है 1/v और t में। तो समझना, हम कहें कि 1/v और t ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, तो जिसे हम कहते हैं ना dy/dx, तो ऐसे dy y की जगह कितना 1/v/dt, इसका ग्राफ देखते बेटा। देखो 1/v का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, -1/v स्क्वायर इंटू dv/dt, ठीक है। इसका स्लोप यानी जो ग्राफ गिवन है उसका स्लोप जो है वो ये बताता है बेटा, ठीक है। जहाँ पे ध्यान दो -1/v स्क्वायर लिख देते हैं, और dv/dt क्या बताता है बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो जाता। अच्छा, जो गिवन ग्राफ है उसमें जो स्लोप है t बराबर 3 सेकंड पे, वो क्या है, वो है 45 डिग्री, यानी 1045, यानी कितना हो जाता 1, नहीं सॉरी ये -1 होगा, ध्यान देना, क्योंकि स्लोप जो है वो, अब ध्यान दो, ऐसे बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, स्लोप जो है वो दिख रहा होगा आपको, वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो स्लोप 45 मतलब -1 होगा, तो इसकी वैल्यू हम -1 रख देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, सीधे v स्क्वायर। और ग्राफ में गिवन है कि देखो ग्राफ में गिवन है 1/v की वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √3, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा।
तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ये बता देता हूँ कि ये जो है ये बताया था, ठीक है, गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। कह रहा है कि 2 स्मॉल बल्ब्स ए एंड बी आपको गिवन है। देखो ऐसे कह रहा है, जैसे हमने कहा ना कि 2 बल्ब्स हैं, मतलब 2 बॉल्स हैं, सॉरी, ये ए और ये बी। अब जो कह रहा है कि जो ए का एक्सेलेरेशन है वो a1 है। ए का एक्सेलेरेशन कितना है बेटा? a1। कितने टाइम तक लगता है? 5 सेकंड तक। और बी का एक्सेलेरेशन कितना है? a2। कितने टाइम तक लगता है? 3 सेकंड तक। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो अच्छा पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है t बराबर 4 सेकंड पे। तो हम कह सकते हैं t बराबर 4 सेकंड पे जो पहले वाले की वेलोसिटी हो जाती वो इधर की तरफ होती, कितनी होती बेटा? ये हो जाती u प्लस ए टी, यू जीरो है, ए टी, a1 इंटू टी कितना? 4। तो v1 हो जाता बेटा 4a1। अच्छा ध्यान देना ये माइनस एक्स की तरफ है, इधर की तरफ माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा a2 की बात करें तो मतलब दूसरे वाले की, तो उसकी वेलोसिटी इसमें क्या है कि सिर्फ 3 सेकंड तक ही लगा है एक्सीलरेशन, यानी 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 3a2। और ध्यान देना ये प्लस एक्स में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपसे पूछ रहा है कि देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी। तो हम कह सकते थे वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी, तो इसे मैं लिख देता हूँ वी रिलेटिव। ये कितना हो जाएगा बेटा? दोनों मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4a1 प्लस 3a2। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आंसर आपका क्या आ जा रहा है बेटा? सी। ये आंसर आपका आ गया सी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। 16 ये आपको ग्राफ गिवन है, ये ए और ये टी। कह रहा है कि सेमी सर्किल है, ठीक है, t1 टाइम है और ये t2 टाइम है। इसे ए बोल रहा है, इसे सेंटर सी और ये बी, और इसका जो रेडियस है वो √7 दे रहा है, ठीक है बेटा, और इसे डी बोल रहा है। अब ध्यान देना आपसे कह रहा है, अच्छा मैं इसके आपसे कह रहा है कि t बराबर, देखो आपको कह रहा है कि t बराबर t1 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? देखो एट t बराबर t1 वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि t बराबर t1 पे जो वेलोसिटी है, तो t बराबर t2 पे अगर पूछ रहा है तो उस केस में आपको मैं रेड से दिखाता हूँ, आपको सिर्फ इतना एरिया चाहिए होगा, इतना एरिया, इतना ये क्वार्टर का एरिया। यानी आपको मैं इस एरिया को ए अगर लिखूं तो इस एरिया की वैल्यू कितनी होती है बेटा? πr²/4। पाई की वैल्यू 22/7 और नीचे 4 ऑलरेडी, इंटू आर की वैल्यू √7 का स्क्वायर 7 कट जाएगा तो 22/4 यानी 11/2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। एरिया ये ए आ चुका है। और हमें पता है कि जो कहते हैं ना कि आप कह लीजिए कि जो एट t बराबर t2 जो वेलोसिटी होती वो क्या हो जाती? वो t बराबर t1 पे, यानी वेलोसिटी अगर v1 है, v1 प्लस एरिया a के बराबर होती है। सिंपल एरिया ऐड कर देते हैं क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बताता है। जैसे आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ पहले कि डेल्टा वी, और डेल्टा वी जो होगा वो कितना होगा? एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि v बराबर v1। v1 कितना है बेटा? इसे v1 कह दो चाहे तो। v1 कितना है? 3, और प्लस डेल्टा v कितना है? 11/2। 3 2 जा 6 प्लस 11 प्लस 6 कितना होता है बेटा? 70/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया?
आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि एक रिंग है, ठीक है, और कुछ देर बाद ही मान लो रोलिंग स्टार्ट कर देता है। तो हमने कहा कि ऐसे है, ठीक है, ये रिंग है, ध्यान देना रिंग दिया हुआ, ठीक है। तो हम कहें कि जिस समय इस समय इनिशियली रोलिंग स्टार्ट नहीं थी, उस समय स्पीड इसको v दी गई, स्लिपिंग स्टार्ट होती, इस समय रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इस समय इसकी स्पीड मान लो v हो जाती है बेटा, क्लियर है। तो हमें पता है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें तो क्या हो जाता कि mv0 r बराबर, जिस समय रोलिंग स्टार्ट हो जाती उस समय इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाता, इसके अबाउट i इंटू ओमेगा, इसके अबाउट, अच्छा अगर ओमेगा ले लेते बेटा ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता v/r होता इन केस ऑफ रोलिंग, ये याद रखिएगा। mvr बराबर इसके अबाउट i ओमेगा, इसके अबाउट i कितना होता है, रिंग का 2 होता है, 2mr², तो i इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना v/r, तो v/r रख दिया। देखो एक r यहाँ से कट जाएगा, m यहाँ से कट गया और ये r यहाँ से कट गया, तो देखो यहाँ से v कितना आ गया बेटा, v आ गया v0/2, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो सिंपल सा हम लिखते हैं ना कि हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर कितना आता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब स्टार्ट में तो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है, तो हाफ mv² प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसमें रोलिंग कर रहा है तो इसलिए बीटा के टी होता है, कितना होता है बीटा, ये बीटा याद रखिए, इसका रिंग का 2 होता है, ये ट्रिक है एक तरह से, वो रोलिंग का अगर मैं रोटेशन का लेक्चर डालूंगा तो उसमें आप देखना, तो बीटा होता है 2 इंटू के टी, मतलब ट्रिक ट्रांसलेशन हाफ mv², ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अच्छा इसे मैं लिखता हूँ mv0²/2 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और देखो ये 2 कट जाता है और v की वैल्यू कितनी है बेटा, v की वैल्यू v0/2, उसका स्क्वायर करो तो 4 आ जाता, तो mv0²/4, तो यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आ जाता वो mv0²/4 माइनस mv0²/2, यानी यहाँ निगेटिव में आ जाएगा और आना भी चाहिए था, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, माइनस mv0²/4, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया आपका बी, ठीक है। 18 देखते हैं बेटा, तो 18 के लिए देख लो, मैं बता देता हूँ पहले कि रॉड ऐसे है, ये है बेटा रॉड, ठीक है, और फोर्स एफ ऐसे लग रहा है, कुछ देर बाद रॉड, ये हिंज है मतलब यहाँ पे, ठीक है, कुछ देर बाद रॉड इस कंडीशन में पहुँच जा रहा है, ठीक है, अभी फोर्स ऐसे ही लग रहा है, फोर्स हमेशा बता रहा है कि 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ उस समय जिस समय ये यहाँ ऐसे पहुँच गया, उस समय इसका ओमेगा है मान लो, ठीक है बेटा। अच्छा ये कितना एंगल रोटेट करेगा, π/2, तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते थे कि इस केस में जो अल्फ़ा आता, अल्फ़ा कितना आता बेटा, τ/i, टाउ कितना आता, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ f इंटू बाई, इस रॉड का एंड के अबाउट i कितना होता है, ml²/3 होता है बेटा, ml²/3, तो एक l कट गया तो कितना आ जाएगा 3l, 3f/ml, ये अल्फ़ा आ गया। इसलिए जो ओमेगा होता है बेटा, जैसे हम कहते हैं ना कि v बराबर √2 as होता है, वैसे ही ओमेगा बराबर √2 अल्फ़ा थीटा हो जाता है, √2 अल्फ़ा थीटा, थीटा कितना रोटेट किया, तो यहाँ से ओमेगा जो है वो आ जाता
√2 अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना दे रहा है? अल्फ़ा ये दे रहा है 3f/ml 2 अल्फ़ा थीटा। थीटा कितना बेटा? π/2 इतना आ गया। तो 2 यहाँ से गायब करो, ठीक है। ये कितना आ गया देखो, ये आ गया बेटा 3f/ml, ये आ गया, ठीक है। चलो अब मैं बात करूँ कि ओमेगा आ गया आपको, ठीक है। ओमेगा आपका इतना मिल गया, ठीक है। हाँ बेटा, तो अब जब ओमेगा आ चुका है तो इसलिए जो पावर होता है, पावर पी, जैसे कहते हैं ना पावर बराबर क्या होता है? F/v, वैसे ही रोटेटरी मोशन में हो जाता है टाउ इंटू ओमेगा। तो मैं लिखता हूँ पावर बराबर क्या हो जाता है? टाउ। टाउ कितना है? F/L। और ओमेगा कितना आया? 3f/ml। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो अगर अंदर जाता तो कितना हो जाता? f²L² इंटू कितना? 3fl/ml। सॉरी, f पाई है, l नहीं है, तो एक l यहाँ से कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो पावर p जो आ जाता वो आ जाता 3f और f² f³ इंटू 3f³ इंटू πl/m। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो जाता? आंसर। तो अगर आंसर में चेक करूँ तो ये आ जाता बेटा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले आप समझिएगा कि जो बॉडी है, मतलब हम डायग्राम बना ही देते हैं कि ऐसे है, एक डिस्क है, डिस्क बोल रहा है, ठीक है बेटा। और ये ऐसे कोई बेस है और ये किसी सरफेस पर रखा है। यहाँ पे फोर्स आप F लगा रहे हैं, ठीक है। इसका रेडियस ये व्हील है और रेडियस R दे दिया है, ठीक है। हम कह सकते थे कि जिस समय वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, मोशन स्टार्ट करेगा जब जस्ट स्लाइड होगा, व्हेन स्लाइडिंग स्टार्ट्स, स्लाइडिंग स्टार्ट होगा बेटा, तो उस समय F कितना हो जाएगा? म्यू। अच्छा, इसका मास जो है वो स्मॉल m दिया है और इसका मास कैपिटल M दिया है, तो म्यू टोटल m प्लस कैपिटल mg, और ये बराबर दिया है बेटा 2t। तो उसके हिसाब से t कितना आ गया? t आ गया म्यू m प्लस कैपिटल M g/2। ये टाइम आ गया, ठीक है, जिसमें रोलिंग मतलब सॉरी स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हमें पहले इसका जानते क्या, अगर F दिया है तो हमें इस समय उसका वो निकालना पड़ेगा, टॉर्क। टॉर्क कितना हो जाएगा? F/r, ठीक है। उससे हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, और टाइम हमें पता है तो हम इसका ओमेगा निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते थे कि अल्फ़ा कितना आ जाता बेटा? अल्फ़ा आ जाता टॉर्क F/r बाई आई। डिस्क का कितना होता है? mr²/2, ठीक है। अच्छा चलो, ये आ गया, इसको मैं वैल्यू रख देता हूँ। F की वैल्यू 2t इंटू r इंटू 2πmr²। एक आर यहाँ से काट दो बेटा, ठीक है। तो ये आ गया अल्फ़ा। अल्फ़ा के बराबर क्या होता है बेटा? d⍵/dt। तो d⍵ बराबर dt इधर ले जाओ, कितना आ जाता? 4/mr, और ये हो जाता t/dt। इसको इंटीग्रेट कर देते बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालते तो जो ओमेगा आता
इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर, इसलिए सीधे लिख देते हैं कि ये आ जाता 4/mr और टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाता t²/2। तो यहाँ से ओमेगा आ जाता है बेटा 2t² 2t²/mr। ठीक है, ये आ जाता। तो इसलिए ओमेगा आ गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता 12I⍵²। चलो देखो, हाफ आई कितना होता है mr²/2 इंटू आई। अच्छा, आई लिख दिया हाफ, आई लिख दिया, ओमेगा कितना ये है, उसका स्क्वायर करो, कितना जाता है बेटा 4, ये आ जाता 4 t² मतलब t⁴ पाई m²r²। ठीक है बेटा, r² यहाँ से कट जाएगा, m1 यहाँ से कट जाएगा और 4 यहाँ से कट गया। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के बराबर देखो कितना आ गया, यह आ जाएगा 1/m इंटू t⁴। अच्छा, t की वैल्यू ये है तो इसे मैं लिख सकता था काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता 1/m, ठीक है, और t⁴ में था और t की वैल्यू ये कितना जाता μm प्लस कैपिटल m/2 इंटू g होल⁴। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाता और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम आंसर चेक करें तो ये आंसर बनेगा आपका बी। आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे लार्ज नंबर ऑफ एनफ कोहेरेंट वेव्स। तो समझना कि कई वेव्स को अगर जोड़ना हो ना तो सही तरीका ये होता है कि आप उसे वेक्टर की तरह जोड़िए एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, तो अच्छा ये इसमें क्लियर है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज़ तो लार्ज नंबर ऑफ कोहेरेंट वेव्स बोला है, लेकिन यहाँ पे जो फेज यानी एंगल जो डेविएट कर रहा है वो बहुत स्मॉल ले रहा है। तो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा मान लीजिए ये है और ये ऐसे है, ठीक है बेटा, और मान लो स्टार्ट में जो वेव है वो ऐसे चल रही है, मतलब एक वेव हॉरिजॉन्टल में ले ली है, ठीक है, फिर अगली वेव थोड़ा सा एंगल और घूमी, अगली वेव और एंगल घूमी, अगली वेव और थोड़ा सा एंगल घूमी, ठीक है, ऐसे करते करते मान लो यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, ऐसे घूमी। अच्छा सॉरी छोटा हो गया, लेकिन सारी देखो इसे हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, हम लोग का ये ए है, सारे ए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो टोटल एंगल रोटेट किया वो कितना, एन वेव्स है तो टोटल एंगल कितना, देखो छोटी सी वेव देखो जितना घूमेगी, एक्चुअली जब ये थोड़ा सा घूम रहा है तो इसको हम एक लगभग एक सर्किल की तरह ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल सेंटर में बनता वो n इंटू पाई एंगल बन जाता, ठीक है बेटा। ये क्लियर रहिएगा, कितना एंगल घूमेगा n इंटू पाई, क्योंकि देखो यहाँ से ये कितना घूमा पाई एंगल, फिर पाई एंगल, फिर पाई एंगल, ऐसे कितनी बार घूमा n बार, तो टोटल कितना एंगल घूमा n पाई। अब मैंने कहा ना कि जब ये बहुत छोटा है तो एक सर्किल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो अगर इसका रेडियस हम इस कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो इनिशियल वेक्टर ये है और फाइनल वेक्टर का मतलब इनिशियल वेक्टर का टेल ये है, फाइनल वेक्टर का हेड ये है, दोनों को मिला दो तो इधर की तरफ एरो कर दो, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसे अगर मैं कैपिटल ए बोल दूँ तो कैपिटल ए हमें यही चाहिए। तो यहाँ से देखो अगर सर्किल की तरह हम ट्रीट करें तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डाल देते बेटा, तो ये एंगल कितना होता n π/2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता था, ध्यान देना कि अगर ये r है और ये n π/2 मतलब थीटा ले लेते तो इतना ये डिस्टेंस यानी a की वैल्यू होती जो a वो कितना हो जाता है बेटा r
इंटू साइन, फिर से बोल रहा हूँ, ये पर मतलब अगर ये एंगल है, एंगल के सामने वाला ये है, ये मतलब ये कितना होता है आर साइन दिस होता है, आर साइन थीटा, लेकिन डबल होगा ना क्योंकि टोटल चाहिए, इसलिए मैं 2 लिख दे रहा हूँ, 2r साइन, एंगल कितना है n पाई बाई 2। क्लियर है। अब एक चीज़ और देखना बेटा, ये टोटल अगर सर्किल की तरह ट्रीट करते तो ये कितना होता आर्क लेंथ, आर्क की टोटल लेंथ कितनी होती n इंटू ए, समझना, क्योंकि ए करके टोटल कितना है n वेक्टर्स हैं, तो n एक टोटल लेंथ हो जाती, और आर्क लेंथ बराबर क्या होता है कि आर्क लेंथ बराबर होता है एंगल, एंगल कितना है n पाई इंटू कितना होता है रेडियस। तो यहाँ से देखो आर कितना आ जाएगा बेटा, एन कट जाएगा तो आर कितना आ जाएगा ए बाई पाई। चलो मैं लिखता हूँ इसे, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाता 2, आर की वैल्यू ए बाई पाई इंटू साइन एन पाई बाई 2, ये आपका हो जाता है बेटा आंसर। थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक्चुअली में क्या है ना कि एंगल बहुत छोटा बोल दिया है, इस वजह से हमने इसे सर्कल की तरह ट्रीट किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर कौन सा आएगा बेटा, आंसर आपका आ जा रहा है डी आ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के समझने के लिए पहले हम एक जनरल टाइम पे, मतलब ये हमने डायग्राम बनाया, देखो ये, ठीक है। अच्छा ये सी पॉइंट है सेंटर उसका, और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। और हम कोई जनरल पॉइंट ये ले लेते हैं, जब वो ये यहाँ पे होगा पॉइंट, इसको पॉइंट पी ले लेते हैं बेटा, ठीक है। और फोर्स एफ ऐसे लग रहा है। अब ध्यान दो, इस सेंटर से इसे मिला दो, आपको पता है कि बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल पे कितना होगा थीटा होना पड़ेगा, तो ये एंगल कितना होता है 2 थीटा। अच्छा ध्यान देना, अगर हम इसे ए बोलें तो सी ए लाइन जो है वो फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। तो आप कह सकते थे सी ए लाइन से, अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते थे कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंटर के अबाउट अगर वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, ठीक है, तो आप कह सकते थे ना कि जो ओमेगा होता, जितनी देर में ये थीटा एंगल रोटेट करेगा उतनी देर में यहाँ 2 थीटा रोटेट करेगा, तो जो ओमेगा होता इस डायग्राम के हिसाब से डी ऑफ 2 थीटा बाई डी टी आता, तो यहाँ से ये कितना आ गया बेटा 2 डी थीटा बाई डी टी आ गया। क्लियर है, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या आता, अल्फ़ा आता डी ओमेगा बाई डी टी, या डी ओमेगा की वैल्यू ये रख दो बेटा 2 डी थीटा बाई डी टी का डी टी इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाता है बेटा 2 डी 2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है। अच्छा अब मैं आपसे बात करूँ बेटा, तो एक चीज़ याद रखना, इस फोर्स को मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, इस फोर्स, इस एफ को टूवर्ड सेंटर तोड़ो, तो टूवर्ड सेंटर फोर्स कितना आता है एफ कॉस थीटा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना होता है एफ साइन थीटा। तो जो एफ कॉस थीटा होता वो क्या करता, एफ कॉस थीटा जो होता वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता, यानी कितना होता एम ओमेगा स्क्वायर आर, समझ रहे हैं कितना होता है एफ कॉस थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर होता, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते कि एफ साइन थीटा जो होता ये टेंजेंशियल फोर्स है,
तो ये क्या देता, टेंजेंशियल फोर्स देता आपको m इंटू ए टेंजेंशियल। अच्छा, ए टेंजेंशियल क्या होता, वो होता अल्फा इंटू आर। ये क्लियर मैं बता दे रहा हूँ आपसे, याद रखिए, ये एम का स्क्वायर आ रहा है और ये m इंटू ए टेंजेंशियल है, मतलब यहाँ पे ए टेंजेंशियल जो होता वो अल्फा इंटू आर होता। ठीक है बेटा। तो अगर मैं क्या करूँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करूँ तो क्या आएगा, देखो टेन थीटा इधर आ गया, इधर क्या जाएगा, अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर टेन थीटा। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू यहाँ से रखो बेटा, अल्फा कितना आ जाता, 2 ऑफ d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू रखो, ओमेगा कितना है, 2 ऑफ डी थीटा बाई डी टी, तो उसका स्क्वायर करना है, यानी कितना आ जाता, 4 डी थीटा बाई डी टी इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स था तो 2 का बाहर 4 कर दी, बराबर कितना, टेन थीटा। ध्यान देना बेटा, ये 2 एक कट जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 2 बचा हुआ है, तो यहाँ से d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर का रेशियो, ये वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 टेन थीटा, और किस समय पूछ रहा है, जिसमें थीटा 45 है, यानी 2 इंटू टेन थीटा 1045, 1045 कितना होता है बेटा, 1045 होता है 1, तो यानी ये आ गया d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर बराबर आ गया 2 आंसर। ठीक है बेटा, तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 करते बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूं तो ये चीज़ याद रखो बेटा, ऐसे आपको दिया, सिंपल सा बना लेते हैं, मतलब ऐसे ब्लॉक ही बना लो एक बड़ा सा, ठीक है, और इसको ऐसे अलग अलग कर दो, इसे ए कह रहा है बेटा, इसे बी कह रहा है, और कह रहा है कि 37 डिग्री है और यहाँ पे फोर्स पी लगा रहा है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो मैं आपसे बता दूं बेटा कि ए बी पे स्लिप ना करे, यानी ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, इसके लिए जो इसका एक्सेलेरेशन ए होता है उस ए की वैल्यू होती है जी टेन थीटा, ये याद रखना, ये जानते भी होंगे, जी की वैल्यू 10 और थीटा कितना बेटा 37, यानी कि 3/4, यानी कितना आ गया ये 15/2। ठीक है, तो इस केस में और दोनों ब्लॉक को मूव करा रहा है, तो इसलिए फोर्स P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी टोटल मास M इंटू ए, M कितना है 2 kg और ये कितना 15/2, यानी कितना हो गया बेटा P की वैल्यू 15 न्यूटन। ये कितना कह रहा है, ये वैल्यू कह रहा है 5 इंटू एक्स न्यूटन है। ठीक है, इसलिए यहाँ से देखो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, तो आंसर आपका कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बेटा। देखो डायग्राम ये है, आपको दिया है, और ये 1 है, 3 और ये 2 है। जो 3 वाला है वो 10√3 से ऐसे जा रहा है, 10√3 से ऐसे जा रहा है, और जो ये है 1 वाला वो भी 10√3 से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो 2 वाला है वो ऊपर की तरफ जा रहा है v स्पीड से। क्लियर है, आपको बस कॉन्टैक्ट सरफेस पे ध्यान देना है। तो मैं बनाता हूँ बेटा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे बनाती है। ठीक है,
अब मैं कह रहा हूँ कि ये इधर की तरफ जा रहा है, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है V से। तो अच्छा मैं कहूँ कि ये एंगल कितना होता है बेटा 30 डिग्री। ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर तोड़ो, कितना होता है V cos 30, इधर कितना होता है V sin 30। ये वैल्यू कितनी हो जाती है V/2। ठीक है, अब इसी को हम देखते हैं, इस वाले की बात करें, इस वाले की बात करें तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है, इधर की तरफ है tan√3। ठीक है बेटा, अगर हम ऐसे इसको मिला दें और ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, ध्यान देना ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट है। ठीक है, ये एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। बताया ना, देखो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये 60, तो ये भी 60, तो ये भी 60, तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री। अब ध्यान देना ये 90 डिग्री है, अच्छा ये 90 डिग्री है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होता है बेटा 30 डिग्री। तो अगर ये tan√3 है तो इस तरफ वाला कंपोनेंट इसका कितना आता, यह आता tan√3 cos 30। cos 30 कितना होता है बेटा √3/2। तो ये कितना आ जाता है यार बेटा 3 मतलब 3 और 5 3 15 आ जाता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये क्लियर रहिएगा कि दोनों बॉडीज किन्हीं कोई भी दो बॉडीज अगर साथ में ट्रैवल कर रही हैं, कांटेक्ट उनके बीच बना हुआ है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान देना ये परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, ये कॉमन नॉर्मल बोल देते हैं इसे। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या है नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल की स्पीड अलोंग, दोनों की स्पीड ऑलवेज इक्वल होगी कॉमन नॉर्मल के अलोंग, यानी कि ये चीज़ जो है और ये चीज़ जो है वो बराबर होगा। इसलिए सीधे V/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो यहाँ से V कितना हो गया बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कह रहा है इस चीज़ को वो लिखा है कि 5x, तो इसलिए x कितना हो गया बेटा 6, x का वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। 24 वाले की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा आपको स्पीड दिया है, मतलब वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस xk कैप, और एक्सेलरेशन दिया है 3i कैप प्लस 4.5j कैप माइनस 6k कैप। तो कह रहा है कि इफ पाथ ऑफ पार्टिकल इज ए स्ट्रेट लाइन, समझना स्ट्रेट लाइन होने के लिए दोनों या तो पैरेलल होने चाहिए या तो एंटी पैरेलल होने चाहिए। फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ V and A should be parallel और एंटी पैरेलल। अब ध्यान देना एंटी पैरेलल की कंडीशन क्या है कि दोनों में साइन अपोजिट हो जाता है, मतलब एक तो रेशियो सेम रहता है और साइन अपोजिट हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे ऊपर 2+2 है, नीचे +3 है, यानी पक्की बात है पैरेलल ही होंगे, एंटी पैरेलल की कंडीशन ही नहीं लगती। इसका मतलब अच्छा, तो पैरेलल कंडीशन फॉर पैरेलल कंडीशन फॉर V and A टू बी पैरेलल, ये क्या हो जाएगा कि 2/3 बराबर होगा 3/4.5 बराबर होगा x/-6। तो यहाँ से देखो बराबर ही आ रहे हैं, कोई मतलब अगर काटोगे तो यहाँ से x/-6 कितना आ गया बेटा 2/3। तो अगर इसे काटो तो कितना आ जाएगा ये 2, यानी यहाँ से x कितना आ गया
-4, लेकिन ये x का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इसलिए मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान देना ये मॉड ऑफ x पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बेटा। देखो आपको डायग्राम बनाते हैं कि देखो ये रॉड है, ठीक है, और ये एक रॉड है, और आपको कह रहा है कि दोनों को किसी रस्सी से ऐसे बांध दिया गया है। ठीक है, ये एंगल बेटा 37 डिग्री है, ये भी 37 डिग्री है। ठीक है, हम एक रॉड का एफबीडी बनाते हैं, किसी भी एक रॉड का, इस रॉड का एफबीडी बनाते हैं, इस रॉड का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा mg, इधर की तरफ क्या लगेगा टेंशन T। ठीक है, और हमें लगता है अगर T इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, पक्की बात है। ठीक है, अच्छा ऊपर की तरफ N भी लग रहा होगा। ठीक है, हम इस एंड को A बोल देते हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं ना, पहले हमें देखो, हमें फ्रिक्शन के लिए T चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन T तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, और हमें N भी नहीं पता है, N तो पता चल जाएगा वैसे, सॉरी N तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें T चाहिए होगा। तो पहली चीज़ यहाँ पे हम देख के लिख सकते थे कि N बराबर mg होगा। ये तो एक चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात करें कि बैलेंसिंग टॉर्क हम बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट एक अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर L लेंथ का है मान लो, ठीक है, तो कितना हो जाता है बेटा T इंटू L, और ये 37 है, sin 37। ठीक है, बराबर होगा mg इंटू L/2, क्योंकि L/2 आएगा, इंटू cos 37। ठीक है बेटा, देखो L कट तो कट जाएगा, यहाँ से T कितना आ गया, T आ जाएगा mg/2 इंटू cot 37। देखो साइन नीचे आ जाएगा, cot 37। अच्छा mg cot 37 कितना होता है बेटा 4/3, याद रखना। तो 4/3 और 2 पहले से है, तो 2 काट दो तो कितना आ गया बेटा 2mg/3 आ गया। टी की वैल्यू आ गई। अब इसलिए हम बैलेंस करते हैं इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर कितना होता टी होता। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग केस में कितनी होती म्यू इंटू एन। एन कितना है, एन देखो ऊपर से एम जी है, म्यू इंटू एम जी बराबर टी कितना बेटा 2mg/3। तो एम जी काट दो यहाँ से, तो म्यू की वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो म्यू मिनिमम कितना आ गया बेटा 2/3। ठीक है बेटा, म्यू कितना आ गया 2/3। तो आपका आंसर कितना आ गया 2/3। ठीक है बेटा। तो अच्छा, जितने क्वेश्चंस हैं बेटा इसका डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, जो लिंक है वो मतलब आप लेकिन पहले वीडियो से सारा सॉल्यूशन अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसे डाउनलोड करिएगा लिंक से PDF। ठीक है, और चलिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।